नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारा चैनल तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इसे साझा करते हुए अपनी टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन भी करें, ताकि हमें अपने इस शैक्षणिक अभियान को बेहतर बनाने की दिशा में और अधिक मार्गदर्शन मिल सके। 23 जुलाई भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जुलाई 1927 का दिन भारत के प्रसारण इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। जो भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुए एक सदी का समय हो चुका है। दुनिया की यदि हम बात करें तो 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में प्रसारण के प्रारंभिक प्रयास हम देख सकते हैं। इटली के प्रख्यात वैज्ञानिक मार्कोनी ने 1894-95 के आसपास अपने ये प्रयोग करने शुरू कर दिए थे। मार्कोनी को कोई औपचारिक शिक्षा का मौका नहीं मिला, घर पर ही उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की गई, लेकिन वो इतने प्रतिभाशाली थे कि उन्होंने घर बैठे जो पढ़ाई की, अपने शिक्षकों से फिजिक्स और उससे जुड़े हुए विभिन्न विषयों की जो एक तरह से विशेषज्ञता हासिल की, उसने उस युवा मार्कोनी में एक तरह से विज्ञान और शोध के प्रति गहन अनुसंधान की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया। 1895 में उन्होंने अपने घर के बगीचे में रेडियो टेलीग्राम के प्रयोग करने शुरू कर दिए थे, या कहूं कि रेडियो टेलीग्राफी का एक तरह से उन्होंने आविष्कार कर लिया था और लगभग 1 मील दूर तक वो संदेश भेजने में सफल हो गए थे। 1896 में उन्होंने इंग्लैंड से पेटेंट प्राप्त कर लिया था। 1897 में उन्होंने अपनी एक कंपनी शुरू कर दी थी, जिसे बाद में मार्कोनी कंपनी कहा जाता है। 1899 तक आते आते उन्होंने इंग्लिश चैनल के आर पार ट्रांसमिशन को कर दिखाया था। ये लगभग 85 मील की दूरी है और 1901 में तो उन्होंने अटलांटिक सागर के पार भी अपने संदेशों को भेज दिया था और ये दूरी लगभग 1800 मील की थी। तो आप देखिए, मार्कोनी ने जो ये सफलता प्राप्त की, आने वाले वर्षों में दुनिया में रेडियो का प्रसारण या टेलीविजन प्रसारण की जो बुनियाद है वो उन्होंने एक तरह से रख दी थी। और यही कारण है कि 1909 में उन्हें अपनी इस विशेष खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1927 में बंबई और कोलकाता में रेडियो ट्रांसमीटर्स की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन हम थोड़ा सा पीछे की ओर जाएं तो हम देखते हैं कि हमारे देश में जून 1923 में रेडियो प्रसारण की प्रारंभिक शुरुआत हो चुकी थी। उस समय देश में रेडियो क्लब्स की स्थापना होनी शुरू हो गई थी, लेकिन विधिवत रूप से प्रसारण 23 जुलाई 1927 को होता है। एक निजी स्वामित्व की कंपनी ने मुंबई और कोलकाता में अपने रेडियो प्रसारण शुरू किए। रेडियो प्रसारणों की लोकप्रियता को देखते हुए 1930 में सरकार ने इसे अपने अधीन कर लिया था और भारतीय प्रसारण सेवा के रूप में इसकी शुरुआत कर दी थी। हालांकि प्रसारण के इतिहास के बारे में हम बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं। अनेक मील के पत्थर हैं जिनको हम आज के दिन याद कर सकते हैं। किस तरह से 8 जून 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी किया गया था। इसकी पृष्ठभूमि यही मानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने आकाशवाणी कोलकाता की स्थापना के समय एक कविता लिखी थी, उसमें आकाशवाणी शब्द का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। आकाशवाणी का लोगो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अर्थात व्यापक जन समूह के मनोरंजन, शिक्षण और सूचना के क्षेत्र में आकाशवाणी अपनी महती भूमिका का निर्वाह कर रही है। आकाशवाणी अर्थात जब सूचनाओं के सारे स्रोत बंद हो जाते हैं तब आकाशवाणी होती है। ये सामर्थ्य किसी जमाने में आकाशवाणी का था। आकाशवाणी का अपना एक विशिष्ट इतिहास है। यहां तक कि सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने
स्वाधीनता आंदोलन के संचालन के लिए गुप्त रूप से रेडियो केंद्र बनाए थे और अपनी उस क्रांति की व्यूह रचना को क्रियान्वित करने की दिशा में विशेष प्रयास किए थे। पत्र पत्रिकाओं की भूमिका तो रही थी, लेकिन इन क्रांतिकारियों ने गुप्त केंद्र बना करके भी इस मिशन को आगे बढ़ाया। 1937 में सेंट्रल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई और आज यह सेंट्रल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन या आकाशवाणी का समाचार नेटवर्क है, वो दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है। आज आकाशवाणी की पहुंच देश के लगभग 100% जनसंख्या तक है। लगभग 100% भूभाग को आकाशवाणी कवर करती है। कालांतर में दूरदर्शन 1959 15 सितंबर को हमारे देश में आता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन ये दोनों ही एक तरह से पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर कहे जाते हैं। 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी पहली और अंतिम बार आकाशवाणी में आए थे कुरुक्षेत्र के शरणार्थियों को संबोधित करने के लिए। वे खुद चमत्कृत रह गए थे आकाशवाणी की इस ताकत को देख करके, और उनके मुंह से अचानक निकलता है कि मेरे हाथ में जादू की शक्ति आ गई है। और इसी दिन की स्मृति में महात्मा गांधी के इस पहले और अंतिम आगमन के लिए आकाशवाणी में जो उनकी उपस्थिति थी, उस दिन को भारत में पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन मित्रों, आज मैं आपसे आकाशवाणी के इस इतिहास की विशेष चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं मुख्य रूप से बात करूंगा आकाशवाणी की उस महिला समाचार वाचक का, जो हमारे देश के प्रसारण के इतिहास में पहली समाचार वाचिका के रूप में प्रसिद्ध हो गई हैं। इनका जीवन हम सभी के लिए एक प्रकार से प्रेरणास्पद है। किस प्रकार उन्होंने अपनी मेहनत, अपने संघर्ष, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा के बल पर आकाशवाणी में विशेष स्थान बनाया था। आइए चर्चा करते हैं एक ऐसी ही समाचार वाचिका सईदा बानो के बारे में आज के इस कार्यक्रम में। 27 जुलाई 1920 को सईदा बानो का जन्म हुआ। उनका जन्म भोपाल में हुआ। उस समय भोपाल में लगभग 125 वर्षों तक 4 महिला शासकों का शासन रहा और उन महिलाओं ने अपनी क्षमता से यह प्रदर्शित किया कि महिलाएं भी, रानियां भी शासन चलाने में सक्षम हैं, जनहित के कार्य करने में सक्षम हैं। शायद प्रकारांतर से सईदा बानो के व्यक्तित्व में भी उन महिला शासकों का जो शौर्य था, पराक्रम था, निर्णय लेने की जो उनकी क्षमता थी, उसका भी प्रभाव पड़ा। बहुत ही कम उम्र में उनका विवाह लखनऊ के एक जज अब्दुल रजा के साथ कर दिया गया। सईदा बानो ने अपने पिता को लिखा था, मेरी आगे पढ़ने की इच्छा है, मैं अभी विवाह बंधन में नहीं बंधना चाहती, लेकिन मजबूरी में उनको विवाह करना पड़ा। प्रारंभिक शिक्षा करामत मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल में हुई थी और उन्होंने अपनी स्नातक परीक्षा लखनऊ के ईसाबेल कॉलेज से की थी, जो उस समय लखनऊ का एक प्रतिष्ठित कॉलेज माना जाता था। लखनऊ प्रवास के दौरान सईदा बानो का अपने पति के साथ कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे। वे लिखती हैं, जब मुझे रोने का जी करता था, मुझे हंसने को मजबूर होना पड़ता था। वो एक स्वतंत्र चेता महिला थी। उनके मन में एक चंचल बालक हिलोरे मार रहा था। वे स्वयं निर्णय करने में सक्षम थी, लेकिन परिस्थितियों की मार ने उनकी उस बाल सुलभ चंचलता को, निश्चलता को कहीं सोख लिया था। उनका विद्रोही मन उस वैवाहिक जीवन को स्वीकार नहीं कर पाया। हालांकि उनके 2 बच्चे इस बीच में हुए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने किसी प्रकार से हार नहीं मानी और अंततः वैवाहिक जीवन को उन्होंने समाप्त कर दिया और तलाक ले लिया। 2 बच्चों के साथ अकेले जीवन बिताना अपने आप में एक चुनौती थी। कई तरह के कटाक्ष उन्हें सहन करने पड़े, लेकिन वो झुकी नहीं, अवसाद में नहीं आई और इन सारे संघर्षों में खड़ी रही। विजय लक्ष्मी पंडित उनकी बहुत अच्छी मित्र थी। वे अक्सर लखनऊ आती थी।
लखनऊ में उन्होंने एक बार विजय लक्ष्मी जी को बताया कि मैंने आकाशवाणी दिल्ली में समाचार वाचक के लिए अप्लाई किया है, अपना आवेदन भेजा है। विजय लक्ष्मी पंडित उनकी प्रतिभा और क्षमता से परिचित थी। उन्होंने प्रयास किया कि उनका प्रवेश आकाशवाणी में हो सके। उनके प्रयासों का ये परिणाम था कि आकाशवाणी दिल्ली में सईदा बानो को नौकरी मिल जाती है। 10 अगस्त 1947 को वो दिल्ली पहुंचती हैं। आप कल्पना कीजिए वो दौर जब देश आजादी के बिल्कुल करीब था। उस समय देश का माहौल कितना तनावपूर्ण था। पूरा देश सांप्रदायिक आग में झुलस रहा था। ऐसे दौर में उन्होंने एक बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में छोड़ा, बड़े बच्चे को, और छोटे बच्चे को अपने साथ में लेकर के वो दिल्ली आती हैं और वाईएमसीए ने उन्हें एक कमरा रहने के लिए दिया। 10 अगस्त को वो दिल्ली पहुंचती हैं और 13 अगस्त को उन्होंने आकाशवाणी में कार्यभार ग्रहण किया। पहली बार आकाशवाणी में किसी महिला समाचार वाचिका की नियुक्ति होती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय तक बीबीसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भी किसी महिला समाचार वाचिका को अवसर नहीं दिया था। एक प्रकार से सईदा बानो एक इतिहास रचने जा रही थी। औपचारिक प्रशिक्षण उनका हुआ और 13 अगस्त की सुबह 6 बजे उनको आकाशवाणी पहुंचना था और 8 बजे उर्दू का पहला समाचार बुलेटिन उन्होंने अपने परिचय के साथ पढ़ा। पूरे देश में सईदा बानो की आवाज गूंजी। सईदा बानो शीघ्र ही लोकप्रियता के शिखर पर थी। लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचने के साथ साथ उन्हें आकाशवाणी में देखी सुनी नाम से एक 5 मिनट का कार्यक्रम करने का और भी अवसर मिला। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने कई कार्यक्रम किए। उसी बीच में दैनिक समाचार पत्र स्टेट्समैन ने उनके ऊपर एक समाचार छापा और उस समाचार को छपने के बाद सईदा बानो की चर्चा सरहदों के बाहर भी होने लगी। उनके पास अन्य जो रेडियो स्टेशंस थे वहां से भी प्रस्ताव आने लगे कार्यक्रम पेश करने के लिए। लेकिन इसी के साथ जो एक सुखद और दुखद घटनाएं घटनी, मैं उसकी ओर भी आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। एक और सईदा बानो की आवाज को लेकर के, उनकी प्रस्तुति को लेकर के उन्हें हजारों पत्र मिलते थे उनकी प्रशंसा के लिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर उनको धमकियां भी मिलने लगी कि तुम तो एक वर्ग विशेष से संबंधित हो, पाकिस्तान जाओ। और सरहद पार से उनको पत्र आते थे कि तुम देशद्रोही हो। आप कल्पना कीजिए इस मनस्थिति में किस तरह से सईदा बानो ने अपने आप को संभाल रखा होगा। और तो और उनके कई ऐसे चहेते भी थे जो उन्होंने रेडियो पर उनको सुनते हुए विवाह के प्रस्ताव भी भेजे। लेकिन अधिकांश पत्र उनकी उस क्षमता को, उनकी उस प्रतिभा को प्रशंसित करते हुए थे। ऐसे दौर में सईदा बानो ने अपने आप को जिस तरह से संभाला और पूरी तन्मयता के साथ अपने कार्य को वो संपादित करती रहीं, उसने उन्हें एक श्रेष्ठ समाचार वाचिका के रूप में भारतीय प्रसारण इतिहास में एक गौरवपूर्ण स्थान दिया है। 1965 तक वे आकाशवाणी में काम करती रहीं। महात्मा गांधी की हत्या से वे बेहद दुखी थी। उस दिन शाम को अपना बुलेटिन पढ़ना था, लेकिन ऐसा कहते हैं वो इतनी ज्यादा भावुक और व्यथित थी कि वो समाचार बुलेटिन नहीं पढ़ पाई। किसी दूसरे से वो बुलेटिन पढ़वाया गया। पंडित नेहरू के साथ भी उनका परिचय था, संपर्क था। और ऐसे भी कुछ उदाहरण मिलते हैं कि पंडित नेहरू ने एक बार उन्हें अपने घर पे भी आमंत्रित किया था और वो जो उनकी मीटिंग थी उसमें पंडित नेहरू ने स्वयं टोस्ट पर बटर और कुछ नमक छिड़क करके एक अपनी तरह से उन्होंने एक टोस्ट बनाया और ऑफर किया कि ऐसा टोस्ट तुमने कभी नहीं खाया होगा। तो देखिए नेहरू जी के साथ इस तरह का एक संबंध, तत्कालीन जो उस समय के और राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी जी के साथ तक उनका संवाद रहा है।
तो सईदा बानो ने इस तरह से प्रसारण के इतिहास में अपनी एक विशेष छाप छोड़ी है। कालांतर में सईदा बानो बैरिस्टर नूरुद्दीन अहमद के साथ रहने लगी। नूरुद्दीन अहमद उस समय के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इन्हें सरकार ने पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। वो विवाहित थे, लेकिन उसके बावजूद सईदा बानो के साथ उनका एक बहुत ही भावनात्मक रिश्ता बना रहा। सईदा बानो ने न सिर्फ अपने उस प्रथम विवाह को अस्वीकार किया, तलाक लिया, बल्कि एक विवाहित पुरुष के साथ रहकर भी उन्होंने एक तरह से अपने साहस और निर्भीकता का परिचय दिया और दुनिया की उन कटाक्षों और लांछनों की कोई परवाह नहीं की। सईदा बानो ने एक अपनी आत्मकथा भी लिखी है, जिसका नाम था डगर से हटकर। ये उर्दू में थी और उर्दू साहित्य अकादमी से इसे पुरस्कार भी मिला। उनकी पोती ने इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया, ऑफ द बिटन ट्रैक, द स्टोरी ऑफ माई अनकन्वेंशनल लाइफ। इस प्रकार उनकी यह संस्मरणात्मक पुस्तक उनके पूरे जीवन की कहानी को किसी न किसी रूप में व्यक्त करती है। सईदा बानो का निधन वर्ष 2001 में हुआ। बेगम अख्तर से उनकी अच्छी मित्रता थी और बेगम अख्तर ने भी उनको उनके करियर में काफी सहयोग किया। तो इस प्रकार सईदा बानो आकाशवाणी की पहली प्रोफेशनल न्यूज रीडर के रूप में जानी जाती हैं। तो आइए 23 जुलाई भारतीय प्रसारण इतिहास में पहली प्रोफेशनल न्यूज रीडर के रूप में चर्चित विख्यात सईदा बानो जी को अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करते हुए उन्हें याद करते हैं, और इस उम्मीद से कि आकाशवाणी, जिसके लगभग एक सदी के इतिहास में कई उतार चढ़ाव आए, इन सब उतार चढ़ावों के बीच में आकाशवाणी जिस तरह से एक दौर में घर घर में लोकप्रिय हो गई थी, पुनः वह अपनी लोकप्रियता प्राप्त करेगी। आकाशवाणी के अनेक कार्यक्रम, आकाशवाणी के अनेक ऐतिहासिक घटनाक्रम, हमें याद है वो दौर जब हम हिंदी के अनेक समाचार वाचकों, विनोद कश्यप, देवकीनंदन पांडे, अशोक वाजपेयी, अंग्रेजी में मेलवडी मेलो, लोधी करत्नम समाचार वाचकों को सुनने के लिए लालायित होते थे। सवेरे 8 बजे का, रात्रि का 8:45 बजे का बुलेटिन दिन भर की हमारी जानकारियों को समृद्ध करता था। विविध भारती का हवा महल, विविध भारती जिसकी स्थापना 1957 में रेडियो सिलोन की टक्कर में की गई थी, उसके हवा महल की ट्यून को सुनते हुए हम दौड़े दौड़े चले आते थे। जहां भी हो, घर में या घर के बाहर, रात्रि को 9:15 बजे हवा महल सुनने के लिए हम लालायित होते थे। 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई में आकाशवाणी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आकाशवाणी जयपुर से गणपत लाल डांगी जैसे महान प्रसारकों के निर्देशन में गीगले का बापू और लड़े सूरमा आदित्य जैसे कार्यक्रम भारतीय सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए आज भी याद किए जाते हैं। उस दौर में आकाशवाणी की जो प्रसारण सेवा शुरू होती थी सुबह ही सुबह, उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि या संगीत बजता था जो आज भी हमारे कानों में गूंजता है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वो संगीत किसी भारतीय ने नहीं बनाया। उस संगीत की रचना की है चेक शरणार्थी वॉल्टर कॉफमैन ने। यह संगीत रचना राग शिवारंजनी पर आधारित है, जो बहुत ही कर्णप्रिय है। वॉल्टर कॉफमैन 1936 से लेकर के 1946 तक आकाशवाणी के साथ जुड़े रहे। उन्होंने यह संगीत की धुन तत्कालीन भारत के एक बड़े ऑर्केस्ट्रा के संचालक महली मेहता के साथ मिलकर के बनाई थी। यह संगीत इस बात का परिचायक है कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती, संगीत की कोई सरहद नहीं होती, संगीत की कोई सीमा नहीं होती। संगीत की भाषा तो वैश्विक भाषा होती है। आकाशवाणी का संग्रहालय अपने आप में अद्भुत है। न जाने कितनी स्मृतियों को आकाशवाणी ने संजो कर रखा है। अनेक साहित्यकार, राजनेता, कवि, रचनाकार
इन सब की आवाजें आपको आकाशवाणी के उन संगीत संग्रहालयों में देखने सुनने को मिल जाएगी। 23 जुलाई आकाशवाणी प्रसारण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत।